नाइन नाइट्स राजवंश में भी आत्मा पशुओं को धारण करने वाली शक्तियों की संख्या कम नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि नाइन नाइट्स डायनेस्टी में फॉलिंग स्काई वैली में एक बड़ा काला कुत्ता था जो बोल सकता था, और यह उन गिने चुने आध्यात्मिक जानवरों में से एक था जो अस्तित्व में थे। एक अन्य उदाहरण ओयांग परिवार था, जो नाइन नाइट्स राजवंश का नंबर 1 परिवार था, जिसके पास एक सुनहरा कौवा था जो बोल सकता था। भाई, क्या ये छोटा पीला अजगर कोई आत्मा का प्रतीक है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुम सौदा करने में रुचि रखते हो? एक कुशल साधक ने ये किंगटांग से पूछा। मैं नहीं बेच रही, ये किंगटांग ने कहा। ये सुनकर उस साधक ने देखा कि ये किंगटांग विदेशी लग रही थी और नवरात्रि राजवंश की किसी बड़ी शक्ति से संबंधित नहीं थी। छोटे भाई, मैं नवरात्रि राजवंश के झोऊ परिवार की सदस्य झोऊ फू हूँ। क्या आप वाकई मुझसे ये सौदा करने को तैयार नहीं हैं? ये किंगटांग ने अपने पिछले जन्म में भी झोऊ परिवार के बारे में कुछ सुना था। यह नाइन नाइट्स राजवंश में द्वितीय श्रेणी की शक्ति थी और फॉर्मिडेबल हेवंस राजवंश में जुवानलिंग संप्रदाय और विंड मून संप्रदाय के लगभग समान थी। भाड़ में जाओ, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं कोई ऐसी वस्तु हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से खरीद सकते हो? छोटे सफेद बाघ ने झोऊ फू को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाया। आत्मा पशु की डांट सुनकर झोऊ फू के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। मैं तुम्हारे मालिक से बात कर रहा हूँ। क्या कभी बोलने की बारी तुम्हारी थी? ये किंगटांग ने झोऊ फू को ठंडे लहजे में देखा। मेरे आत्मा के जानवर ने जो कहा वही मैं कहना चाहती थी। तुमने क्या कहा? झोऊ फू की आंखें चमक उठी। ये किंगटांग ने झोऊ फू से नजरें हटा ली, उसकी इच्छाओं को अनदेखा करते हुए, और अपने छोटे सफेद बाघ से बोली, क्या तुम्हें युआन रिटर्निंग स्टोन में दिलचस्पी है? हाँ, युआन रिटर्निंग स्टोन में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा समाहित है। ये मानव साधकों के लिए बेकार है, लेकिन मेरे लिए अत्यंत उपयोगी है। नन्हे सफेद बाघ ने बार बार सिर हिलाया, उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें लालसा से भरी हुई थीं। चूंकि आपकी एक विनती है, तो मैं उसे पूरा करने में आपकी मदद करूंगी। ये किंगटांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी निगाहें बर्फीली थीं और उसने अभिमानी शांगगुआन रुई पर चुपके से एक नज़र डाली। फिर ये किंगटांग बड़े बड़े कदमों से दास स्वामी की ओर चल पड़ी। उसी क्षण शांगगुआन रुई ने नीले बालों वाली लड़की को उत्सुकता से देखा। सचमुच एक सर्वोच्च श्रेणी की, कितनी अच्छी खुशबू है। शांगगुआन रुई ने लड़की के नीले बालों को अपनी नाक के पास उठाया और उसकी खुशबू का आनंद लिया। जल्दी, मुझे चाकू दो, और जल्दी। शांगगुआन रुई अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया और उस उदासीन गार्ड से बोला। गार्ड ने तुरंत एक लंबा चाकू निकाला और उसे शांगगुआन रुई को सौंप दिया। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। मानो उसे मृत्यु निकट आती दिखाई दे रही हो। नीले बालों वाली उस लड़की के चेहरे पर भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जब उसने शांगगुआन रुई को हाथ में एक लंबा चाकू लिए अपनी ओर आते देखा। इससे पहले शांगगुआन रुई द्वारा किसी की जिंदा खाल उतारने की क्रूरता और आतंक की घटना अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। हाँ, शांगगुआन रुई हंसी। मेरी कृपा को मत भूलना। मेरे सौंदर्य मंडप में प्रदर्शित होना तुम्हारे कई जन्मों का सम्मान है। इतना कहने के बाद उसके हाथों में मौजूद लंबी छुरी हिल उठी, मानो वो नीले बालों वाली लड़की के शरीर में वार करने ही वाली हो। मुझे यह महिला चाहिए। उसी क्षण ये किंगटांग की उदासीन आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और स्वाभाविक रूप से भीड़ में इधर उधर देखने लगे। सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर युवक हाथ में पंखा लिए धीरे धीरे बाहर निकला। एक और व्यक्ति मौत को दावत दे रहा है। अरे बाप रे, आजकल तो वाकई बहुत से लोग मौत को दावत दे रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत युवक शांगगुआन रुई के साथ नीले बालों वाली लड़की को छीनना चाहता है, तो सभी लोग ठंडी हंसी हंसने लगे और एक अच्छे तमाशे की प्रतीक्षा करने लगे। झोऊ फू ने उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि अब उसे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। फिर शांगगुआन रुई ने लंबी छुरी नीचे रख दी और ये किंगटांग को रुचिपूर्वक देखा। भाई, तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो, है ना? एक और व्यक्ति को मौत को गले लगाने के लिए यहाँ देखकर गुलामों के मालिक का सिर चकरा गया। बिल्कुल सही, ये किंगटांग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, भाई, क्या तुम जानते हो कि यह 9 रात्रियों के राजवंश के ड्रैगन टाइगर जनरल के पुत्र युवा श्री शांगगुआन रुई हैं? दास स्वामी ने कहा। क्या ड्रैगन टाइगर जनरल? गुलाम मालिक की बात सुनकर ये किंगटांग का चेहरा सदमे से भर गया। ये किंगटांग के चेहरे के भाव देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने से पहले ही उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, तो क्या हुआ? यह नीले बालों वाली लड़की मेरी ही होने वाली है।
ये किंगटांग चलकर नीले बालों वाली लड़की के सामने खड़ी हो गई। सबकी निगाहों को अनदेखा करते हुए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास युआन लौटाने वाला पत्थर है? मेरे पास युआन वापसी पत्थर है, नीले बालों वाली लड़की ने बार बार सिर हिलाया। अच्छा, चूंकि ऐसा है तो तुम मेरी हो। ये किंगटांग के होठों पर मुस्कान आ गई। दास स्वामी ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा, इस दास को युवा श्री शांगगुआन रुई ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। उसने पुष्टि की। ये किंगटांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, इस काले बाजार के अपने नियम हैं। उस व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया है, इसलिए यह मायने नहीं रखता। युवा श्री शांगगुआन, दास स्वामी ने शांगगुआन रुई की ओर देखा। हाँ, काला बाजार के अपने नियम तो होते ही हैं। शांगगुआन रुई के होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। देखते हैं उसकी आर्थिक क्षमता क्या है। इतना कहकर ये किंगटांग ने अपने स्पेस रिंग से पीले रंग की एक लंबी तलवार निकाली और उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। क्या ये काफी है? पीले ग्रेड का हथियार। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। पीले रंग का हथियार अत्यंत मूल्यवान था। साधारण संप्रदायों के लिए कुछ विशिष्ट शिष्य भी वर्षों के परिश्रम के बाद भी इसे प्राप्त नहीं कर पाते थे। ये देखकर कि दास स्वामी चुप रहा, ये किंगटांग ने अपने अंतरिक्ष वलय से हथियारों का एक बंडल निकाला और लापरवाही से उसे जमीन पर फेंक दिया। क्या ये काफी है? उस एक बंडल में 10 हथियार थे। अविचिनारका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक में संप्रदाय के बहुत से शिष्य मारे गए और ये किंगटांग ने अपने रास्ते में दर्जनों हथियार उठाए। फिलहाल पीले रंग के हथियार उसके लिए अब ज्यादा उपयोगी नहीं रह गए थे। 11 पीले रंग के हथियार। गुलामों के मालिक ने ये किंगटांग को हैरानी से देखा। इस आदमी का क्या इतिहास है कि वो इतनी आसानी से 11 पीले रंग के हथियार फेंक सकता है? वहां मौजूद दर्शक भी इसी तरह अचंभित थे। युवा श्री शांगगुआन, देखो। ये किंगटांग के 11 पीले रंग के हथियारों को देखकर दास स्वामी बेहद लालच में आ गया। एक गुलाम की तो बात ही छोड़िए, 100 गुलाम भी इन 11 पीले रंग के हथियारों के लायक नहीं थे। मैं तुम्हें एक और दूंगा। ये गुलाम मेरा है। फिर ये किंगटांग के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए क्योंकि उसने अपने स्पेस रिंग से एक सर्वोच्च पीले रंग का हथियार निकाला। सर्वोच्च श्रेणी। गुलाम मालिक का दिल जोर से धड़कने लगा। एक बेहतरीन पीले रंग का हथियार, एक ऐसा हथियार जो दर्जनों साधारण पीले रंग के हथियारों के बराबर शक्तिशाली था। ये किंगटांग के स्पेस रिंग में भी इसी श्रेणी के कई हथियार थे जो सभी अविचिनारका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक से प्राप्त किए गए थे। कुछ तलवारें फेंकने में कोई संकोच नहीं था। युवा श्री शांगगुआन, कैसा रहेगा अगर? दास स्वामी ने शांगगुआन रुई की ओर देखा और हंस पड़ा। हाँ, तो उसे उसके पास जाने दो, शांगगुआन रुई ने कहा। गुलामों के मालिक ने बार बार उसका धन्यवाद किया और ये किंगटांग द्वारा जमीन पर फेंके गए सभी हथियारों को जल्दी से उठा लिया। भाई, वो तुम्हारी है, दास स्वामी ने ये किंगटांग से कहा। ये किंगटांग ने सिर हिलाया और नीले बालों वाली लड़की के साथ जाने ही वाली थी। हालांकि ठीक उसी क्षण शांगगुआन रुई ने अचानक अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान के साथ ये किंगटांग का रास्ता रोक दिया। आपको किसी चीज की जरूरत है? ये किंगटांग ने शांगगुआन रुई की ओर उदासीनता से देखा। हाँ, शांगगुआन रुई ने ठंडी हंसी हंसते हुए ये किंगटांग को बुरी नजर से देखा। हमने काला बाजार के नियम जान लिए हैं, अब मेरे नियमों की बात करते हैं। आपके नियम? ये किंगटांग ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई। बताइए। शांगगुआन रुई की आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी और उसने अपने रक्षक की ओर मुड़कर पूछा, चाकू कहाँ है? गार्ड तेजी से आगे बढ़ा और एक बार फिर शांगगुआन रुई को वो खंजर सौंप दिया जिसका इस्तेमाल उस युवक का सिर काटने के लिए किया गया था। मेरे नियम, क्या तुम जानना चाहते हो? शांगगुआन रुई ने कटार ग्रहण की और ये किंगटांग को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी लाल और घिनौनी जीभ ने उसके सूखे होठों को चाटा। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव आ गया और उसने खंजर से ये किंगटांग के पेट पर वार कर दिया। हालांकि सबकी नजरों में ये दृश्य अत्यंत सामान्य था। सभी को इस परिणाम की पहले से ही उम्मीद थी। शांगगुआन रुई को नाराज करने वाले बाहरी व्यक्ति का यही अंजाम होना तय था। धमाका! अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वो खूबसूरत युवक जिसके हाथ में एक तय करने वाला पंखा था, वास्तव में शांगगुआन रुई के उस बाएं हाथ को पकड़े हुए था जिसमें खंजर था, और खंजर की नुकीली नोक उस खूबसूरत युवक के पेट से सिर्फ आधी उंगली की दूरी पर आकर रुक गई। आसपास खड़े दर्शक ये किंगटांग की हरकत देखकर दंग रह गए। इस आदमी ने सचमुच जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत की।
एक बाहरी व्यक्ति ने ही यंग सर शांगगुआन का विरोध किया। क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि उसके पूरे परिवार को यंग सर शांगगुआन के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा? हम कितना अज्ञानी मूर्ख हैं। मरने वाला तो सिर्फ वही होता, लेकिन अब जब उसने पलटवार किया है तो उसने अपने पूरे कबीले को मौत के घाट उतार दिया है। पहले वाला युवक शांगगुआन रूई से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसने अपने परिवार को फंसाने के डर से मृत्यु तक पलटवार करने का साहस नहीं किया। शांगगुआन रूई के पिता ड्रैगन टाइगर जनरल और प्रधानमंत्री किन लोंग के भरोसेमंद अधीनस्थ थे। जो भी शांगगुआन रूई को नाराज करता उसे भयानक अंजाम भुगतना पड़ता, और यह बात राजशाही शहर में हर कोई जानता था। कई साल पहले किसी ने शांगगुआन रूई की क्रूरता का विरोध किया और पलटवार किया, लेकिन अंत में न केवल उस व्यक्ति को शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मौत के घाट उतार दिया गया, बल्कि इस वजह से उसके पूरे कबीले का भी सफाया कर दिया गया। शांगगुआन रूई ने सोचा भी नहीं था कि ये किंगटांग भी पलटवार करने की हिम्मत करेगी, और वो अचंभित रह गया। जब उसे होश आया तो उसने धीरे से ऊपर देखा और भावहीन ये किंगटांग को घूरने लगा। शांगगुआन रूई के होंठ हल्के से ऊपर उठे और उसके भयानक चेहरे पर अचानक एक उन्मादी मुस्कान आ गई। अच्छा, सचमुच अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा कबीला नष्ट हो जाए, पूरी तरह से नष्ट। उस निर्मम हंसी की गूंज पूरे काले बाजार में सुनाई दी, और कई दर्शक दबे स्वर में सिर हिलाने लगे। ये खूबसूरत युवक शायद अपने पूरे खानदान को फंसा चुका था। ओह! ये किंगटांग ने क्रोधित शांगगुआन रूई को बिना घबराए उदासीन भाव से देखा। शांगगुआन रूई के बोलने का इंतजार किए बिना उसने अचानक अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। अगले ही पल ये किंगटांग की दाहिनी हथेली बिजली की तरह सबके सामने से गुजरी। धमाका! उस दृश्य में एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी, मौन। एक जानलेवा सन्नाटा। इस स्पष्ट आवाज के गूंजने के बाद सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और उनके जबड़े खुले रह गए। ये किंगटांग के दाहिने हाथ ने सचमुच शांगगुआन रूई के बदसूरत चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। ये खूबसूरत युवक पागल था। उसने सचमुच शांगगुआन रूई को थप्पड़ मार दिया। क्या अब भी पूर्ण विनाश ही होगा? ये किंगटांग के सुंदर चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने अचंभित शांगगुआन रूई को देखा। शांगगुआन रूई थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसके गालों पर हो रहे तेज दर्द ने उसे कुछ देर पहले हुई सारी घटना याद दिला दी। होश में आने पर उसने गुस्से से ये किंगटांग को घूरा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ और तुम्हें दफनाने की जगह भी न मिले। मैं तुम्हारा सिर काट कर तुम्हारी आंखें निकाल लेना चाहता हूँ। ओह! ये किंगटांग ने क्रोधित शांगगुआन रूई को दिलचस्पी से देखा। शांगगुआन रूई के उसे कोसने का सिलसिला जारी रखने का इंतजार किए बिना ये किंगटांग ने अचानक अपना हाथ फिर से उठा लिया। धमाका! सबके सामने ये किंगटांग ने एक बार फिर शांगगुआन रूई के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारा। कुछ ही सेकंड में शांगगुआन रूई के चेहरे पर कुछ हाथों के निशान उभर आए। शांगगुआन रूई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे लगातार 2 थप्पड़ पड़ेंगे। उसने लाल आंखों से ये किंगटांग को घूरा और फिर अपने पीछे खड़े उदासीन गार्ड पर सख्ती से चिल्लाया, मार डालो, उसे मार डालो, इस कमीने को मार डालो। ठीक है, उदासीन गार्ड ने सिर हिलाया। अगले ही क्षण रक्षक के चारों ओर मार्शल ची लेवल 3 फर्स्ट हेवन आभाउग्री और ये किंगटांग को पूरी तरह से घेर लिया। उदासीन गार्ड के हाव भाव को महसूस करके सभी लोग अचंभित रह गए। मार्शल ची लेवल 3 फर्स्ट हेवन, इस व्यक्ति के कौशल वाकई बेहद प्रभावशाली हैं। इसने तो सुपर संप्रदायों के कुलीन शिष्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह व्यक्ति शांगगुआन रूई का मार्शल आर्ट का गुरु और उसका निजी अंगरक्षक भी है। वो ड्रैगन टाइगर जनरल के भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक है। वो विदेशी तो निश्चित रूप से मरेगा। उदासीन गार्ड के मार्शल ची लेवल 3 फर्स्ट हेवन ऑरा को महसूस करने के बाद सभी लोग बेहद हैरान रह गए। मरना! एक चीख के साथ उस रक्षक से एक शक्तिशाली मार्शल आभा तुरंत जेट की तरह निकली और उसकी हथेली ये किंगटांग की ओर तेजी से बढ़ी। हालांकि जब उसकी हथेली ये किंगटांग से 3 इंच से भी कम दूरी पर थी, तो ये किंगटांग की बाह में मौजूद छोटे सफेद बाघ ने अचानक सफेद लपटों की एक लकीर निकाल दी। क्या? इस ज्वाला में व्याप्त विनाशकारी शक्ति को भांपते हुए उदासीन रक्षक सतर्क हो गया। अब उसके लिए बचने का समय नहीं था। सफेद ज्वाला की चपेट में आने के बाद जब उदासीन गार्ड जलकर राख हो गया तो उसने दर्द भरी चीख मारी। भाड़ में जाओ, तुम मौत को दावत दे रहे होगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? छोटे सफेद बाघ ने गुस्से से कहा।
ये किंतांग ने छोटे सफेद बाघ को खाली निगाहों से देखा। अभी अभी वो मुझ पर हमला करना चाहता था। ये किंतांग ने छोटे सफेद बाघ को याद दिलाया। अरे धत तेरे की, उसने पहले क्यों नहीं कहा? खैर छोड़ो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। छोटे सफेद बाघ ने ये किंतांग की तरफ देखकर मुस्कुराया। अविचिनारका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक में बड़ी मात्रा में दुष्ट आभा को अवशोषित करने के बाद छोटे सफेद बाघ के शिशु शरीर में वर्तमान में मार्शल क्यूई स्तर 3 के द्वितीय स्वर्ग के एक मनुष्य के बराबर युद्ध शक्ति थी, और यह आसानी से मार्शल क्यूई स्तर 3 के प्रथम स्वर्ग के एक साधारण साधक को मार सकता था। कितना शक्तिशाली आत्मा प्राणी है! इसने एक पल में ही मार्शल ची लेवल 3 फर्स्ट हेवन को मार डाला। मैं सोच रहा था कि वो आदमी इतना निडर क्यों था, तो इसका कारण ये है कि उसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक पशु का सहारा है। हम अज्ञानी तो निर्भीक होते हैं, एक ही आत्मा पशु के सहारे वो ऐसा करने की हिम्मत करता है। ड्रैगन टाइगर जनरल को तो इसकी खबर मिल जानी चाहिए थी। अब देखते हैं बाद में उसका क्या अंजाम होता है। भीड़ में जो फू की आंखें चमक उठी जब उसने ये किंगटांग की बाहों में मौजूद छोटे सफेद बाघ को देखा। अगर वो उस आत्मा पशु को प्राप्त कर पाता। इसके बाद झोफू ने तुरंत अपने लोगों को झो परिवार के कबीले में वापस भेजा ताकि वे उच्च पदस्थ शक्तिशाली व्यक्तियों और एक पशु प्रशिक्षक गुरु को ला सकें जो अस्थायी रूप से झो परिवार के कबीले में रह रहे थे। कमीने, शांगगुआन रुई ने गुस्से से ये किंगटांग को घूरते हुए कहा, तुम निश्चित रूप से मरोगे, तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुम्हारे पूरे कबीले का सफाया हो जाएगा। घुटने टेक दो, ये किंगटांग ने शांगगुआन रुई की ओर देखते हुए ठंडे लहजे में आदेश दिया। क्या तुमने क्या कहा? शांगगुआन रुई को अपनी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं चाहती हूं कि तुम घुटने टेक दो, ये किंगटांग ने दोहराया। शांगगुआन रुई का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, ये किंगटांग की बात सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग चौंक गए। क्या ये खूबसूरत युवक वास्तव में शांगगुआन रुई से उसके सामने घुटने टेकने की उम्मीद कर रहा है? क्या उसे ये भी पता है कि शांगगुआन रुई के पिता कौन हैं? क्या वो जीने से थक गई हैं? तुम मौत को दावत दे रहे हो, शांगगुआन रुई ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ये किंगटांग ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और एक पैर बाहर की ओर फेंका। कुरकुरा, हड्डियों के कुचलने की आवाज गूंज उठी। ये किंगटांग की लात से शांगगुआन रुई के घुटनों की हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। जैसे ही उसकी हड्डियां चूर चूर हुई, शांगगुआन रुई कमजोरी से ये किंगटांग के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। दर्द से उसे बेतहाशा पसीना आने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम अभी मुझे धमकी दे रही थी? शांगगुआन रुई को देखते हुए उसके चेहरे पर शरारती भाव और गहरा हो गया। शांगगुआन रुई पहले उसे मारना चाहता था और तब से ये किंगटांग ने उसे जिंदा छोड़ने की कभी योजना नहीं बनाई थी। इस समय ये किंगटांग ने अपनी आंखों के कोने से सीधे अपने सामने देखा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर पूरी गति से उनकी ओर दौड़ रहा था। उसके पीछे हजारों सैन्य साधक थे। देखो, ये ड्रैगन टाइगर जनरल हैं। भीड़ में चीख पुकार मच गई। सभी ने तुरंत आगे की ओर देखना शुरू कर दिया। दरअसल युद्ध के घोड़े पर सवार व्यक्ति शांगगुआन रुई के पिता ड्रैगन टाइगर जनरल शांगगुआन जे थे। पिताजी, पिताजी! अपने पिता को देखते ही शांगगुआन रुई ने अपने पैरों के दर्द को नजरअंदाज कर दिया और जमीन पर हाथ रखकर आगे रेंगने लगा। रुई, ड्रैगन टाइगर जनरल शांगगुआन रुई को अपनी ओर रेंगते हुए देखकर चौंक गया और तुरंत अपने घोड़े से नीचे कूद गया। अपने प्यारे बेटे को टूटे हुए पैरों के साथ इतनी दयनीय हालत में देखकर उसके भीतर क्रोध और आक्रोश भड़क उठा। हालांकि इससे पहले कि ड्रैगन टाइगर जनरल और करीब आ पाता, ये किंगटांग ने शांगगुआन रुई को गर्दन से पकड़कर वापस उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन टाइगर जनरल ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मारना, मारना, मारना! जैसे ही ड्रैगन टाइगर जनरल ने बोलना शुरू किया, उनके पीछे खड़े हजारों सैन्य साधक बार बार चिल्लाने लगे। मेरी लाश को साबुत ही छोड़ दो। ये किंगटांग के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। महाराज, क्या आपको स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं है? शांगगुआन रुई इस समय उसके हाथों में था और उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से ये किंगटांग के हाथ में थी। फिर भी इस ड्रैगन टाइगर जनरल ने इस समय उसके शव को साबुत छोड़ने जैसी बातें कहने की हिम्मत की। ये तो सरासर मजाक है। क्या यह आदमी पागल है? उसकी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन टाइगर जनरल से ऐसी बात कहने की?
क्या वो सिर्फ अपने उस असाधारण शक्ति वाले जानवर के भरोसे ही ड्रैगन टाइगर जनरल से लड़ने जा रहा है? भीड़ में तीखी बहस छिड़ गई। पिताजी, जल्दी इस छोटे कमीने को मार डालो, इसके पूरे खानदान का संहार करना होगा और इसके कुल का पूरी तरह से सफाया करना होगा, शांगगुआन रूई ने जोर से चिल्लाया। रूई, चिंता मत करो। ड्रैगन टाइगर जनरल ने गहरी भौहें चढ़ाकर ये किंगटांग की ओर देखा। तुम क्या करना चाहती हो? मैं कुछ नहीं करना चाहती, ये किंगटांग ने ठंडे लहजे में कहा। आपके बेटे ने सरेआम मेरी दासी को छीन लिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। अब हम इस मामले को कैसे सुलझाएं? शांगगुआन रूई के पिता होने के नाते ड्रैगन टाइगर जनरल स्वाभाविक रूप से अपने बेटे की शैली से परिचित थे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उन प्रमुख संप्रदायों के कट्टर अनुयायियों और प्रधान पादरी को छोड़कर, जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता था और किसी यूं ही नहीं मारा या पीटा जा सकता था। भाई, पहले मेरे बेटे को रिहा करो, ड्रैगन टाइगर जनरल ने ठंडे स्वर में कहा। उसे रिहा कर दूं? ये किंगटांग हंसी। ये असंभव नहीं है, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे 1 लाख स्पिरिट स्टोन देने होंगे। ये किंगटांग के लिए शांगगुआन रूई का चिड़चिड़ा या क्रूर स्वभाव कोई मायने नहीं रखता था। अपने जीवन के पिछले 300 वर्षों में वह ऐसे लोगों और घटनाओं से बहुत कुछ देख चुकी थी। अब उसे ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बहाना ये था कि वो व्यक्ति उसे नाराज न करे। ये किंगटांग की नीलामी काले बाजार के नियमों के अनुसार हुई, फिर भी शांगगुआन रूई वास्तव में उसे मारना चाहता था। अब जबकि ड्रैगन टाइगर जनरल ने ये किंगटांग को शांगगुआन रूई को रिहा करने का आदेश दे दिया था, तो यह संभव नहीं था। बशर्ते उसे उचित मुआवजा दिया जाए तो वो कुछ विचार कर सकती है। तुमने क्या कहा? ड्रैगन टाइगर जनरल शांगगुआन जे ने गुस्से से घूरते हुए कहा। भले ही वो 1 लाख घटिया दर्जे के स्पिरिट स्टोन ही क्यों न हो, वो इतनी रकम खर्च नहीं कर सकता था। क्यों? क्या तुम्हें ये बहुत ज्यादा लगे? ये किंगटांग ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हारे नाजायज बेटे ने काला बाजार के नियमों की अनदेखी की। वो धन से जीत नहीं सका और बेवजह मुझे मारना चाहता था, इसलिए तुमसे 1 लाख स्पिरिट स्टोन मांगना मेरे लिए उचित है। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये बाहरी व्यक्ति हद से ज्यादा दुस्साहसी था। शांगगुआन रूई को इस तरह पीटना तो उसके लिए मौत की सजा के बराबर था ही, और अब तो उसने ड्रैगन टाइगर जनरल को भी धमकी देने की हिम्मत कर ली। भले ही उसका आध्यात्मिक पशु अत्यंत शक्तिशाली हो, फिर भी वो हजारों ड्रैगन टाइगर योद्धाओं को पराजित करने में सक्षम नहीं होगा। साथ ही, क्या तुम्हें ठीक से पता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या कह रहे हो? ड्रैगन टाइगर जनरल की आंखें ठंडी थीं। दरअसल, इस राजशाही शहर में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अपने बेटे को पीटने और उसे धमकाने की हिम्मत की। पिताजी, आपको इस कमीने को जान से मार डालना चाहिए और उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। उसके खानदान का पता लगाइए और उन सबको मार डालिए। शांगगुआन रूई की आंखों में पागलपन झलक रहा था। धमाका! ये किंगटांग ने हथेली घुमाकर शांगगुआन रूई को जोरदार थप्पड़ मारा। ये किंगटांग को धमकी भरी निगाहों से घूरते हुए उसके होठों के कोनों से खून रिस रहा था। ये कमीना, तेरी मौत बेहद दर्दनाक होगी। तेरे सभी प्रियजन, दोस्त, तेरी अज्ञानता के कारण सब मर जाएंगे। ये किंगटांग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। शुरू में, अगर वो ड्रैगन टाइगर जनरल मुआवजा देने को तैयार होता, तो ये किंगटांग अभी भी इस व्यक्ति की जान बख्शने पर विचार कर सकता था। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था कि अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे शांगगुआन रूई को तुरंत रिहा करो, वरना सिर्फ तुम ही नहीं, और भी लोग भुगतेंगे। जब ड्रैगन टाइगर जनरल ने ये किंगटांग को अपने बेटे को पीटते देखा, तो उसने अपनी मुठियां भींच लीं और मन ही मन चाहा कि काश वो ये किंगटांग के टुकड़े टुकड़े कर देता। हाँ, ये किंगटांग के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। चूंकि बात यही है, तो अब हमारे बीच चर्चा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद ये किंगटांग ने शांगगुआन रूई की गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल, सभी ने देखा कि शांगगुआन रूई को ये किंगटांग ने हवा में उठा रखा था। ये किंगटांग की पकड़ में फंसा शांगगुआन रूई ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसके हाथ पैर बेकाबू होकर हिल रहे थे और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। फिर भी, चाहे कुछ भी हो जाए, वह ये किंगटांग की पकड़ से बच नहीं पा रहा था। कमीने, ड्रैगन टाइगर जनरल का चेहरा तुरंत बदल गया। छोटे बदमाश, अगर तूने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की, तो मैं तेरे पूरे खानदान का सफाया कर दूंगा। वास्तव में, ये किंगटांग के होठों के कोने हल्के से मुड़े और उसने धीरे से शांगगुआन रूई को जमीन पर रख दिया। तभी ड्रैगन टाइगर जनरल के चेहरे के भाव थोड़े बेहतर हुए। कमीने, अब डर रहे हो?
शांगगुआन रुई के जमीन पर उतरते ही उसने ये किंगटांग की ओर इशारा करते हुए ताना मारा, ये बाहरी कमीना। हालांकि शांगगुआन रुई के वाक्य पूरा होने से पहले ही ये किंगटांग ने राक्षसी रक्त तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया था। स्विश! राक्षसी रक्त तलवार लहराई और खून के रंग की तलवार की एक छाया पलक झपकते ही गुजर गई। भीड़ उस समय अचंभित और अविश्वास में डूब गई जब उन्होंने देखा कि शांगगुआन रुई के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह से जम गई है। शरीर से अलग हुई एक विशाल खोपड़ी आकाश में उड़ गई। चेतना के अपने अंतिम क्षणों में शांगगुआन रुई का सिर हवा में था, क्योंकि वह अपने सिरविहीन शरीर को देखकर भयभीत हो गया था, जिसकी गर्दन के पास से खून बह रहा था। स्विश! ये किंगटांग ने एक बार फिर राक्षसी रक्त तलवार लहराई। एक जोरदार धमाके के साथ तलवार की छाया ने शांगगुआन रुई की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग एकदम शांत थे। किसी को भी यह कल्पना नहीं हो सकती थी कि एक बाहरी व्यक्ति में शांगगुआन रुई का सिर काटने की हिम्मत होगी। और यह सब शांगगुआन रुई के पिता ड्रैगन टाइगर जनरल के सामने ही किया गया था। मेरा बेटा! उसी क्षण ड्रैगन टाइगर जनरल का दिल चकनाचूर हो गया। उनके चेहरे पर शोक के भाव स्पष्ट थे। मेरी तलवार गंदी हो गई, ये किंगटांग ने व्यंग्य करते हुए अपनी कलाई झटक दी और राक्षसी रक्त तलवार से सारा खून साफ कर दिया। शांगगुआन रुई का सिर कटा शरीर कुछ कदम बेतरतीब ढंग से लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। ये किंगटांग के बगल में खड़ी नीले बालों वाली लड़की का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। गुलामों के मालिक का चेहरा भयानक रूप से सफेद पड़ गया था। क्या यह आदमी सचमुच अपनी जान नहीं चाहता था? क्या उसे पता था कि उसने क्या किया? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा कबीला पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ड्रैगन टाइगर जनरल ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा। अगले ही पल हजारों सैन्य साधकों ने ये किंगटांग को घेर लिया। तुम सब भाड़ में जाओ, जब तुम संख्या में हमसे कहीं अधिक हो तब भी हमें धमका रहे हो। स्थिति को भांपते हुए छोटे सफेद बाघ ने ठंडे स्वर में उपहास किया और उन्हें घेरने वाले 1000 साधकों पर सफेद ज्वाला उगल दी। अविचिनारका के रहस्यमय नरक में छोटे सफेद बाघ के शरीर में संचित ऊर्जा अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही सफेद ज्वाला निकली, छोटे सफेद बाघ के सबसे करीब मौजूद दर्जनों साधक सफेद ज्वाला के संपर्क में आते ही तुरंत राख में बदल गए। क्या शेष सैन्य साधक उस छोटे सफेद बाघ से निकलती हुई सफेद लौ को देखकर भयभीत हो गए और सहज रूप से पीछे हट गए। अपने उस आत्मा पशु से सावधान रहें, एक सेनापति ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए चिल्लाकर कहा। उस आध्यात्मिक पशु के मुख से निकलने वाली सफेद ज्वाला अत्यंत भयावह थी और उसमें विनाश की ऐसी शक्ति समाहित थी जिसे सामान्य साधक बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे। जरा सा भी स्पर्श होने पर व्यक्ति राख में तब्दील हो जाता। आध्यात्मिक पशु ड्रैगन टाइगर जनरल ने नारंगी रंग में रंगे हुए छोटे सफेद बाघ को घूरकर देखा और अपने दांत भींच लिए। तुम सब भाड़ में जाओ, देखते हैं मैं तुम सबको जलाकर मार डालता हूं या नहीं। उस छोटे सफेद बाघ ने अपना सिर ऊंचा करके ऐलान किया, मानो वो स्वर्ग के बाद दूसरे नंबर पर हो। सबके होश में आने से पहले ही छोटे सफेद बाघ के मुंह से एक बार फिर सफेद लौ फूट पड़ी। पलक झपकते ही लगभग 10 और लोग उस सफेद लौ की चपेट में आकर जलकर राख हो गए। उस दृश्य को देखकर सभी कांप उठे और सफेद लौ के संपर्क में आने के डर से वे और भी दूर हटते चले गए। ये कमीना! ड्रैगन टाइगर जनरल ने गुस्से से भरी निगाहों से ये किंगटांग को देखा। क्या उसे सच में लगता था कि वो किसी आत्मा पशु की सुरक्षा के सहारे अपनी मौत से बच सकता है? ठीक उसी क्षण परिवार के दर्जनों किसान काला बाजार में पहुंच गए। झो फू की आंखें चमक उठी और उन्होंने तुरंत लोगों का स्वागत किया। कुलपति, ये वही आत्मा पशु हैं। झो फू एक बुजुर्ग के पास गए और ये किंगटांग की बाहों में मौजूद छोटे सफेद बाघ की ओर इशारा किया। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले भी उस छोटे सफेद बाघ का प्रभावशाली अंदाज देखा था। मास्टर ली, झो परिवार के कुल प्रमुख ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक किशोर की ओर देखा। बैंगनी रंग के कपड़े पहने किशोर एक कुशल पशु प्रशिक्षक था और उसके झो परिवार से कुछ संबंध थे। यह एक संयोग ही था कि वो पिछले कुछ दिनों से झो के घर में अतिथि के रूप में रह रहा था। सुपर संप्रदायों में भी 20 टेम मास्टर होना बेहद दुर्लभ था और वह राक्षसी जानवरों या आत्मा पशुओं दोनों को नियंत्रित कर सकता था। महाराज, इस व्यक्ति ने एक गंभीर अपराध किया है, लेकिन इसे एक आत्मा पशु का संरक्षण प्राप्त है। क्यों न हम मिलकर इसे खत्म कर दें? कबीले के मुखिया झो मुस्कुराते हुए ड्रैगन टाइगर जनरल के पास गए और सुझाव दिया। ड्रैगन टाइगर जनरल ने कहा, जरूर, आपके झो परिवार में एक पशु प्रशिक्षक है।
आप सब मिलकर उस बदमाश जानवर को काबू कर सकते हैं। ड्रैगन टाइगर जनरल के शब्द कबीले के मुखिया झोऊ के विचारों से मेल खाते थे। वे केवल उस आत्मा पशु को प्राप्त करना चाहते थे और किसी अन्य चीज की परवाह नहीं करते थे। मास्टर ली, आप कुल मास्टर झोऊ ने बैंगनी कपड़े पहने किशोर की ओर देखा और धीरे धीरे बोले। बैंगनी कपड़े पहने किशोर ने हल्के से सिर हिलाया। जब उसकी नज़र छोटे सफेद बाघ पर पड़ी तो वो ठंडी हंसी हंसा। वो आत्मा पशु सचमुच असाधारण है। अभी अभी उसने जो सफेद ज्वाला उगली है उसमें विनाश की बहुत शक्तिशाली शक्ति है। हालांकि मास्टर ली, लेकिन क्या हुआ? कुल के मुखिया झोऊ ने चिंता से पूछा। हालांकि मैं ये नहीं बता सकता कि वो आत्मा पशु किस नस्ल का है, मास्टर ली ने सोच समझकर उत्तर दिया। कुल प्रमुख झोऊ ने पूछा, क्या आप उस आत्मा पशु को वश में कर सकते हैं? मास्टर ली ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार के आत्मा पशु के लिए एक परिपक्व रूप को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है, शिशु रूप को नियंत्रित करना तो और भी मुश्किल है। जब लोगों ने देखा कि झोऊ परिवार के लोग पशु प्रशिक्षक गुरु को यहाँ लाए हैं तो भीड़ अचानक शोरगुल में उतर आई। उस विदेशी ने सोचा कि वो किसी आत्मा पशु पर भरोसा करके अपनी जान बचा सकता है। कितना बड़ा मजाक है। हाँ, झोऊ परिवार का एक पशु प्रशिक्षक इस समय यही मौजूद है। लगता है झोऊ परिवार को खबर मिल गई और उस व्यक्ति के आत्मा पशु पर उनकी नजर पड़ गई। उन्होंने तो पशु प्रशिक्षक को भी मदद के लिए बुला लिया है। चाहे वो आत्मा पशु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस बार वो झोऊ परिवार के हाथों में ही जाएगा। आखिरकार वो एक बाहरी व्यक्ति है और नवरात्रि राजवंश के राजसी नगर के खतरे से अनजान है। वो अभी बहुत छोटा और अभिमानी है। उसका व्यवहार अच्छा नहीं था और उसने शांगगुआन रुई को मारने की हिम्मत की। जब झोऊ परिवार द्वारा आत्मा पशु को ले जाया जाएगा तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से ड्रैगन टाइगर जनरल के हाथों में पड़ जाएगा। उसे निश्चित रूप से प्रताड़ित किया जाएगा और उसके परिवार के बारे में जानकारी उगलने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिसे अंत में ड्रैगन टाइगर जनरल द्वारा मार डाला जाएगा। भीड़ में तीखी बहस छिड़ गई। छोटे सफेद बाघ ने उस पशु प्रशिक्षक को घूरकर देखा और ठंडे लहजे में कहा, धिक्कार है। एक घटिया पशु प्रशिक्षक की हिम्मत कैसे हुई मुझे वश में करने की? फिर उस छोटे सफेद बाघ ने अपना मुंह खोला और उस सफेद लौ का उपयोग करके उस पशु प्रशिक्षक को जिंदा जला देना चाहा। हालांकि उस पशु प्रशिक्षक की आंखों में एक चमक आई और उसने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ लिया। तुरंत ही एक रहस्यमय आभा ने उस छोटे सफेद बाघ को घेर लिया। आत्माओं को वश में करने वाला मंत्र। छोटा सफेद बाघ थोड़ा चौंक गया। ये क्या बकवास है? मेरे शरीर की सारी ऊर्जा अविचिनारका के रहस्यमयी लोक के नरक से आए हैं। इस आत्माओं को वश में करने वाले मंत्र का मुझ पर वाकई कुछ असर हो रहा है। छोटे सफेद बाघ के शरीर में मौजूद राक्षसी शक्ति को आत्मा प्रतिबंध मंत्र द्वारा तुरंत दूर कर दिया गया। ऊर्जा के समर्थन के बिना छोटा सफेद बाघ स्वाभाविक रूप से अब सफेद ज्वाला नहीं उगल सकता था। ये क्या बकवास है? इस मानव कबीले के पशु प्रशिक्षक के पास तो वाकई कुछ हुनर है। जल्दी करो, इसे मारने में मेरी मदद करो। छोटा सफेद बाघ अपनी आंखें चौड़ी करके खुद को घूर रहा था। आत्मा प्रतिबंध मंत्र से बंधा हुआ उसका शरीर कुछ ही पलों में ऊपर उठा और अनियंत्रित होकर झोऊ परिवार के हाथों में जा गिरा। हा, बहुत बढ़िया, शानदार। कबीले के मुखिया झोऊ ने नन्हे सफेद बाघ को पकड़ते हुए खुशी से कहा। भाड़ में जाओ, छोटे सफेद बाघ ने बूढ़े व्यक्ति को घूरते हुए अपशब्द कहे। यदि उसके शरीर में ऊर्जा बाहरी दुनिया में अधिक मजबूत होती तो मात्र आत्मा प्रतिबंध मंत्र उसकी ऊर्जा को दूर करने में असमर्थ होता। अविचिनारका के रहस्यमय नरक में राक्षसी शक्ति अत्यधिक मात्रा में थी और बाहरी दुनिया की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। इसलिए पशु प्रबंधक गुरु को आसानी से सफलता प्राप्त हो गई। इस कमीने के हाथ पैर तोड़ दो, ड्रैगन टाइगर जनरल गुस्से से चिल्ला उठा जब उसने देखा कि ये किंगटांग अब आत्मा पशु द्वारा संरक्षित नहीं है। अगले ही पल हजारों सैन्य साधक ये किंगटांग की ओर दौड़ पड़े। तुम तो मरना चाहते हो? आगे चल रहे दर्जनों लोगों को भाले लेकर उसकी ओर बढ़ते देख ये किंगटांग की आंखें चमक उठी। पल भर में आधे चरण के यिन यांग सिद्ध स्वामी की आभा हवा में फैल गई। पाफ पाफ पाफ, जैसे ही अर्ध चरण यिन यांग सिद्ध स्वामी की आभा प्रकट हुई, ये किंगटांग की ओर दौड़े दर्जनों सैन्य साधकों का चेहरा पीला पड़ गया और वे तुरंत बड़ी मात्रा में रक्त उगलने लगे। अर्ध चरण यिन यांग सिद्ध स्वामी की आभा से वे दर्जनों लोग हवा में उछलकर सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे। स्विश, किसी को प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना राक्षसी रक्त तलवार ने वार किया। भयानक रक्तरंजित तलवार की चमक चारों ओर फैल गई।
और एक ही वार में लगभग 100 साधकों की जान ले ली। काला बाजार में मौजूद हर कोई ये दृश्य देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। असंभव, झूठ, ये जरूर झूठ होगा। हे भगवान, ये तो वास्तव में मार्शल ची लेवल 3 थर्ड हेवन का शिखर है। नहीं, नहीं, ये आधा कदम, येन यांग सिद्ध स्वामी। अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी फोल्डिंग पंखा पकड़े उस खूबसूरत युवक को देखकर सब लोग दंग रह गए। अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी की अवधारणा किस प्रकार की थी? ये किंगटांग की अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी स्तर की मार्शल आभा को महसूस करने के बाद शेष सैन्य साधक भयभीत और अविश्वास से भर गए और भय से कांपने लगे। उनकी टुकड़ी में मार्शल ची लेवल 3 फर्स्ट हेवन के कौशल से लैस एक साधक को पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। हाफ सटेप येन यांग परफेक्टेड लॉर्ड। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी हाफ सटेप येन यांग परफेक्टेड लॉर्ड नहीं देखा था। ये किंगटांग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी आंखों में एक झिलमिलाहट महसूस कर रही थी। सभी ने यही देखा कि उस खूबसूरत युवक ने अकेले ही हजारों सैन्य साधकों को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। स्विश, ये किंगटांग पल भर में एक परछाई में बदल गई और जहां वह थी वहां से गायब हो गई। जब ये किंगटांग दोबारा प्रकट हुई तो वह कबीले के मुखिया झो के बगल में थी। तुम वाकई बहुत साहसी हो, ये किंगटांग ने कबीले के मुखिया झो के पीछे से ठंडे लहजे में उपहास किया। ये किंगटांग की अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी स्तर की मार्शल आभा को महसूस करने के बाद कुल प्रमुख झो ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। झो परिवार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने कुछ समय पहले ही मार्शल ची लेवल 3 सेकंड हेवन में प्रवेश किया था और आधे चरण के येन यांग परफेक्शन लॉर्ड की कल्पना करना भी असंभव था। हे वरिष्ठ, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कितने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। वरिष्ठ कुल के मुखिया झो ने अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी के समक्ष घुटने टेक दिए। यदि उन्हें पता होता कि यह युवक अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी है तो वे चाहे कितने भी साहसी क्यों न हो उन्हें नाराज करने की हिम्मत न करते। स्विश, कुल के मुखिया झो को अपनी बात समझाने का मौका दिए बिना ये किंगटांग ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और वार से ही उन्हें मार डाला। पीछे हटते हुए असंख्य उच्च पदस्थ अधिकारी ये किंगटांग को देखकर भय और दहशत से भर गए। तुम सब भाड़ में जाओ, हिसाब चुकाने का समय आ गया है ना? छोटा सफेद बाघ इतराते हुए ये किंगटांग की बाहों में वापस आ गया। और आप? अगले ही पल ये किंगटांग उस पशु प्रशिक्षक की ओर चल पड़ी। उसने कभी झो परिवार और इस पशु प्रशिक्षक को नाराज नहीं किया था, फिर भी वे उसका दिव्य पशु चुराना चाहते थे। ऐसे में ये किंगटांग उन्हें कैसे जाने दे सकती थी? स्थिति को भांपते हुए पशु प्रशिक्षक ने गहरी भौहें चढ़ा ली। उनके पास अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी के विरुद्ध बचाव का कोई साधन नहीं था। असहाय होकर पशु प्रशिक्षक ने एक ताबीज को फाड़ दिया और उसका पूरा शरीर जमीन के नीचे चला गया और पूरी तरह से गायब हो गया। तुम तेजी से भागो। जब ये किंगटांग ने देखा कि पशु प्रशिक्षक भाग गया है तो उसने उसका पीछा करने की योजना नहीं बनाई। बहुत जल्दी ही ये किंगटांग की नज़र झो फू पर पड़ी। बिना सोचे समझे यह निश्चित रूप से वही झो फू होगा जिसने झो परिवार को सूचित किया होगा कि जब वो छोटे सफेद बाघ को खरीदने में असफल रहा तो वे आकर उसे छीन ले। वरिष्ठ, मैं अंधा था। झो फू धड़ाम से ये किंगटांग के सामने घुटने टेक दिए। स्विश, ये किंगटांग ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार चलाई और दया की भीख मांग रहे झो फू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये किंगटांग कभी दयालु स्वभाव की नहीं थी, खासकर अपने पुनर्जन्म के बाद। अगर कोई उसके खिलाफ बुरी मंशा रखता तो ये किंगटांग उसे दुगुनी क्रूरता से जवाब देती। झो परिवार के शेष उच्च पदस्थ अधिकारी भयभीत हो गए। अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी से वे लड़ नहीं सकते थे। लगभग तुरंत ही उनमें से 10 से अधिक लोग सभी दिशाओं में बिखर गए और अपनी अब तक की सबसे तेज गति से काला बाजार से भाग निकले। ये किंगटांग ने उन पर एक नज़र डाली और उन्हें रोका नहीं। स्विश, ये किंगटांग पलक झपकते ही अचंभित ड्रैगन टाइगर जनरल के सामने प्रकट हो गई। क्या तुमने पहले मेरे कबीले को खत्म करने की बात कही थी? ये किंगटांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए ड्रैगन टाइगर जनरल की ओर देखा जो उससे कुछ ही इंच की दूरी पर खड़ा था। हजारों सैन्य साधकों ने अपने सेनापति के सामने उस खूबसूरत युवक को देखा, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आसपास खड़े दर्शक ये किंगटांग को हैरानी से देखने लगे। किसने सोचा होगा कि एक प्रतिष्ठित अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी भी इस तरह के काले बाजार में सैर करेंगे? इसके अलावा
ये अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी थोड़ा ज्यादा ही युवा था और किसी ने भी उसके और अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी के बीच कोई संबंध नहीं जोड़ा होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने शांगगुआन रूई की परवाह तक नहीं की। उस शांगगुआन रूई की किस्मत बेहद खराब है। उसका सामना एक अर्धचरणीय येन यांग सिद्ध स्वामी से हुआ और उसने उस पर हमला करने की भी कोशिश की। क्या वो खुद मौत को दावत नहीं दे रहा था? इस वरिष्ठ व्यक्ति ने काला बाजार के नियमों का पालन किया और धन का उपयोग करके विजेता का निर्धारण किया, लेकिन इस बार शांगगुआन रूई खुद इस विकट परिस्थिति में फंस गया। ये किंगटांग को देखते हुए सभी लोग सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे थे। इस क्षण ड्रैगन टाइगर जनरल चुपचाप दांत पीस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या देखे। उन्हें ये कैसे पता चल सकता था कि यह युवक वास्तव में अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी होगा। तुम मेरे कुल का सफाया करना चाहते थे? ये किंगटांग ने ड्रैगन टाइगर जनरल से फिर से ठंडे स्वर में पूछा। ये एक गलतफहमी है। असहाय होकर ड्रैगन टाइगर जनरल केवल इसी तरह जवाब दे सका। घुटने टेक दो, ये किंगटांग ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। तुमने क्या कहा? ड्रैगन टाइगर जनरल ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। इस व्यक्ति ने उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने मार डाला और अब भी उससे घुटने टेकने की उम्मीद कर रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम घुटने टेक दो। ये किंगटांग के स्वर में क्रोध की झलक थी। तुम? ड्रैगन टाइगर जनरल ने ये किंगटांग को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, मानो वो उसे जिंदा ही छील देना चाहता हो। क्यों? अनिच्छुक। ये किंगटांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अचानक उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। ड्रैगन टाइगर जनरल को प्रतिक्रिया करने या ये पता लगाने का समय भी नहीं मिला कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक बेहद जोरदार प्रभाव महसूस किया। अगले ही पल ये किंगटांग की मुट्ठी ड्रैगन टाइगर जनरल के चेहरे पर जोरदार प्रहार कर गई। महज एक मुक्के से ड्रैगन टाइगर जनरल पल भर में दूर जा गिरा। उसका विशाल शरीर कई मीटर तक हवा में उड़ता रहा और अंत में जमीन पर जोर से गिरा। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी नाक पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके घावों से खून बह रहा था। असहनीय दर्द के कारण सैकड़ों लड़ाइयों में हिस्सा ले चुके ड्रैगन टाइगर जनरल को पसीना आने लगा। हालांकि इससे पहले कि वो उठ पाता, एक भूतिया आकृति एक बार फिर उसके पास प्रकट हुई। ये किंगटांग ने अचानक अपना पैर आगे बढ़ाया और ड्रैगन टाइगर जनरल को हवा में उछाल दिया। वो काले बाजार की छत पर जा गिरा और जोर से जमीन पर पटक दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर एक विशाल चट्टान लुढ़क गई हो। आसपास के लोग ये दृश्य देखकर भयभीत हो गए। ड्रैगन टाइगर जनरल ने अपनी स्थिति और अधिकार का फायदा उठाते हुए और इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वो प्रधानमंत्री किनलोंग का एक विश्वसनीय अधीनस्थ था, उसने जल्दबाजी और दबंगता से काम किया और यहाँ तक कि अपने बेटे को राजशाही शहर में हत्याएं और कई अन्य अपराध करने की अनुमति भी दी। कई लोग गुस्से से भर गए थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि अत्याचारी ड्रैगन टाइगर जनरल को सबके सामने कुत्ते की तरह पीटा गया। इससे उन लोगों का असली गुस्सा फूट पड़ा जिन्हें कभी सताया गया था। ड्रैगन टाइगर जनरल का पद चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसके कौशल इस अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी युवक के कौशल के कहीं भी करीब नहीं थे। आखिरकार आज उसे वह मिल ही गया। ड्रैगन टाइगर जनरल को इतना दर्द हो रहा था कि उसे तारे दिखने लगे। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी नज़र उस आकृति पर पड़ी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम घुटने न टेक दो। ये किंगटांग ने ड्रैगन टाइगर जनरल को ठंडी निगाहों से देखा, जो अभी तक उठ नहीं पाया था, और उसके होंठ एक भयानक कोण पर मुड़ गए। ये किंगटांग की भयावह मुस्कान देखकर ड्रैगन टाइगर जनरल को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। उन्हें यह आभास हुआ कि इस युवक ने जो कहा वो सचमुच वही कह रहा था। अपने प्रतिद्वंदी की भयावह आभा के ख्याल से ही ड्रैगन टाइगर जनरल का दिल कांप उठा। जैसे ही ये किंगटांग उसकी ओर बढ़ने वाली थी, ड्रैगन टाइगर जनरल सीधे ये किंगटांग के सामने घुटने टेक दिए। मैं घुटने टेकूंगा, मैं घुटने टेकूंगा। ड्रैगन टाइगर जनरल ठंडे पसीने से भीग गया था। चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो आधे चरण के येन यांग सिद्ध स्वामी की मार कैसे सहन कर सकता था? अगर उसे 2 बार और पीटा जाता तो शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाती। इस समय ड्रैगन टाइगर जनरल को अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। अपनी जान बचाना उसके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। ये किंगटांग की आंखों में कोई भाव नहीं थे जब उसने सार्वजनिक रूप से उसके सामने घुटने टेके हुए ड्रैगन टाइगर जनरल को देखा। उसने अचानक कहा, ऊपर देखो। ड्रैगन टाइगर जनरल हिल गया था,
लेकिन वो केवल ये किंगटांग के शब्दों का अनुसरण कर सकता था और ये किंगटांग के चेहरे को देख सकता था। मैं आज यहाँ टहलने आई थी, लेकिन आप सबने मेरा मूड खराब कर दिया। अब मैं इस बारे में क्या करूं? ये किंगटांग ने ठंडे स्वर में कहा। ड्रैगन टाइगर जनरल स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था कि वो किनलॉन्ग के अधीन इस पद को प्राप्त कर सका। उसने जल्दी से कहा, हमें शिष्टाचार का ज्ञान नहीं था और हमने आपका मूड खराब कर दिया। हमारी गलती की भरपाई करना हमारा अधिकार है। ओह, आप इसकी भरपाई कैसे करने का इरादा रखते हैं? ये किंगटांग ने भावहीनता से कहा। असल में अपनी कुशलता से वो ड्रैगन टाइगर जनरल को आसानी से मार सकती थी, लेकिन वो अभी अभी 9 नाइट्स राजवंश में आई थी और इतना बवाल खड़ा करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। शांगगुआन रूई की हत्या करना ज्यादा से ज्यादा निजी दुश्मनी का मामला था, लेकिन ड्रैगन टाइगर जनरल 9 रात्रियों के राजवंश में मंत्री थी। अगर वो सबके सामने उनकी हत्या कर देती तो वो काफी मुसीबत में पड़ जाती। सौभाग्यवश उनकी जान के बदले कुछ चीजें हासिल करना भी अच्छा विकल्प साबित हुआ। ये सब आप पर निर्भर करता है, ड्रैगन टाइगर जनरल ने कहा। ये किंगटांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, मैंने सुना है कि आपके खानदान में मिलने वाला उत्तम जैड रत्न बुरा नहीं है। ड्रैगन टाइगर जनरल कांप उठा। वो उत्कृष्ट जैड पत्थर उनके परिवार के पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली एक वस्तु थी और आत्मा की जड़ को पोषित करने में अत्यंत प्रभावी थी। ये किंगटांग को अपने पिछले जन्म में ओयांग कियान से इस उत्कृष्ट जैड के बारे में पता था। क्यों? अनिच्छुक। ये किंगटांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और तुरंत ही दानव रक्त तलवार को ड्रैगन टाइगर जनरल की गर्दन पर रख दिया। ठंडी तलवार को अपनी त्वचा पर महसूस करते ही ड्रैगन टाइगर जनरल सदमे से पीला पड़ गया और सौदेबाजी करने की हिम्मत नहीं कर पाया। पारिवारिक विरासत चाहे कितनी भी अनमोल क्यों न हो, उसकी अपनी जान उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इच्छुक, इच्छुक। ड्रैगन टाइगर जनरल ने जल्दी से अपने साथ लाया हुआ उत्तम जैड पत्थर हटा दिया। ये किंगटांग के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने अपने हाथों में मौजूद अनमोल जैड को देखा। दफा हो जाओ, ये किंगटांग ने ठंडे लहजे में कहा और ड्रैगन टाइगर जनरल को लात मारकर दूर फेंक दिया। ड्रैगन टाइगर जनरल उठ खड़ा हुआ और हड़बड़ी में भाग गया, वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देखने वाले आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाते हैं। अगर उन्होंने इसे स्वयं न देखा होता तो किसने सोचा होगा कि राजशाही शहर में अपनी धौंस जमाने वाला ड्रैगन टाइगर जनरल आज इस दुर्दशा में पहुंच जाएगा। न केवल उनके बेटे की उनकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई, बल्कि उन्हें अपने परिवार की पुश्तैनी वस्तु भी हत्यारे को व्यक्तिगत रूप से सौंपनी पड़ी। वहां असाधारण शिष्टाचार के साथ खड़ी उस खूबसूरत युवती के प्रति सभी के मन में श्रद्धा का भाव था। नीले बालों वाली लड़की उस युवक को देखकर स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे बचाने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली होगा। तुम अब भी क्यों खोई खोई सी बैठी हो? मेरे पीछे आओ। ये किंगटांग ने नीले बालों वाली उस लड़की की ओर मुड़कर देखा जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। लड़की को होश आया और वो तुरंत ये किंगटांग के पीछे पीछे चलने लगी। उसे लगा कि विपत्ति टल गई है और उसे नया जीवन मिल गया है। अरे, तुम्हारा युआन लौटाने वाला पत्थर कहाँ है? छोटे सफेद बाघ ने नीले बालों वाली लड़की से पूछा। नीले बालों वाली लड़की ने जल्दी से हथेली के आधे आकार का युआन लौटाने वाला पत्थर निकाला। इसे प्राप्त करने के बाद ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ को देखा, जिसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था, और उसे ये थोड़ा हास्यास्पद लगा। मेरे पास अभी भी कुछ पहनने के लिए है, पहले इसे पहन लो। ये किंगटांग ने अपने स्पेस रिंग से एक कमीज निकाली और उसे फटेहाल कपड़े पहनी हुई युवती की ओर फेंक दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, उपकारक। नीले बालों वाली लड़की ने जल्दी से उसे पहन लिया। ये किंगटांग ने आगे कुछ नहीं कहा। इस ड्रामे के बाद उसका काफी समय बीत चुका था और उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी, इसलिए वो सीधे अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। नीले बालों वाली लड़की ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी होकर ये किंगटांग के पीछे पीछे चलती रही। हलचल भरी गलियों से गुजरने के बाद ये किंगटांग काला बाजार के एक कम भीड़भाड़ वाले स्थान पर पहुंची। यह इलाका हथियारों की बिक्री करने वाली लोहार की कार्यशालाओं से भरा हुआ था। लोहे की धलाई करने वाली कार्यशालाओं के बीच एक साधारण सी दिखने वाली दुकान अलग ही नजर आ रही थी। उस दुकान के ऊपर एक पुरानी पट्टिका लटकी हुई थी, उस पर आनंद शब्द खुदा हुआ था। हालांकि यह गली की सबसे कम ध्यान खींचने वाली कार्यशाला थी, फिर भी इसके दरवाजे के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये लोग महंगे कपड़े पहने हुए थे और आम नागरिक नहीं लग रहे थे। डू शेंग, कृपया मुझे बस एक तलवार बेच दीजिए। छोटी सी दुकान में अच्छे कपड़े पहने एक आदमी लगभग 16 या 17 साल के एक युवक से बातचीत कर रहा था।
वो युवक देखने में सुंदर था, लेकिन उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे। हालांकि तलवार मांगने वाला व्यक्ति उससे लगातार विनती कर रहा था। माफ कीजिएगा, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि आज उनका मूड ठीक नहीं है और वे कोई तलवार बेचना नहीं चाहते, युवक डुशेंग ने कहा और आह भरी। कृपया, मैंने वो सब चीजें तैयार कर ली हैं जो स्वामी को पसंद आएंगी। बस मेरी मदद कीजिए और उन्हें मना लीजिए कि वे मुझे एक तलवार बेच दे। कोई भी तलवार चलेगी। जी हाँ, मुझे कोई भी तलवार किसी भी कीमत पर दे दीजिए। कृपया हमें एक बेच दीजिए। आधा अधूरा उत्पाद भी चलेगा। अच्छे कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह डुशेंग से भीख मांग रहा था। ये स्टॉल बाकी सभी लोहार की कार्यशालाओं से बिल्कुल अलग था। इतने सारे अनुरोधों के सामने डुशेंग बस अपना सिर हिला सकता था। कृपया सभी लोग वापस चले जाएं। हम आज कोई तलवार नहीं बेचेंगे। जब ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप ने अन्य फोर्जिंग वर्कशॉप के ग्राहकों को अपने यहाँ से भगा दिया, तो वहाँ के सभी कारीगर उन ग्राहकों को अपनी दुकानों पर लाने की इच्छा रखते थे। ये किंगटान को इस तरह के माहौल की आदत हो चुकी थी। ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप छोटी होने के बावजूद सबसे ज्यादा कारोबार करती थी। ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप से तलवार खरीदना बेहद मुश्किल था। सब कुछ दुकान मालिक के मूड पर निर्भर करता था कि वो तलवार बेचे या नहीं, चाहे खरीदार कोई भी हो या वो कितनी भी कीमत देने को तैयार हो। ये किंगटांग अपने पिछले जन्म में अपने गुरु के नाम से अपने बड़े भाई के साथ कई बार उस स्थान पर आई थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद दुकानदार उसके गुरु के लिए हथियार बनाने को तैयार नहीं हुआ। अंततः उसके गुरु को स्वयं उस स्थान पर आना पड़ा और कुछ दिनों बाद भारी कीमत चुकाकर दुकानदार को मना लिया। ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप का मालिक दूसरों से अलग था। अफवाहों के अनुसार वो अतीत में एक प्रसिद्ध लोहार था। उसके द्वारा गढ़े गए सभी हथियार दिव्य हथियार थे। हालांकि उसका स्वभाव विचित्र था और उसने नाइन नाइट्स डायनेस्टी के काले बाजार में छिपकर रहना चुना। वो लोगों से बहुत कम मिलता था। अपने पिछले जीवन में कुछ वर्षों के बाद उन्होंने स्पिरिट क्रिस्टल से हथियार बनाने की विधि का आविष्कार किया था। लोगों के उस समूह ने कर्मचारियों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे एक भी तलवार नहीं खरीद पाए। वे केवल दुकान में लटकी हुई कुछ बची हुई तलवारों को ही देखते रह गए। ये किंगटांग छोटी सी लोहार की कार्यशाला में दाखिल हुई। दुकान की साधारण सजावट देखकर उसकी निगाहें नहीं हटी। उसकी नज़र हथियारों से गुजरते हुए डुशेंग पर पड़ी, जो एक तलवार साफ कर रहा था। नमस्कार, मैं मास्टर डू से मिलना चाहूंगी, ये किंगटांग ने तुरंत कहा। डुशेंग ने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े उस सुंदर युवक को देखकर थोड़ा अचंभित रह गया। स्टॉल में मौजूद बाकी सभी ग्राहक आवाज के स्रोत को देखने के लिए पीछे मुड़ गए। कौन है? क्या ये पागल है? ये मास्टर डू से मिलना चाहता है? ऐसा लगता है कि वो राजशाही शहर का निवासी नहीं है, उसे नियमों का ज्ञान नहीं है। वो मास्टर डू से मिलना चाहता है, ये तो मजाक है। लोगों के समूह ने व्यंग्य भरी निगाहों से ये किंगटांग को देखा और उनके अनुरोध को हास्यास्पद पाया। मास्टर डू ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप के मालिक और यहाँ के इकलौते लोहार थे। वे इतने प्रसिद्ध थे कि नाइन नाइट्स राजवंश के शाही सदस्यों को भी उनका सम्मान करना पड़ता था। आम लोगों के लिए मास्टर डू द्वारा निर्मित अर्धनिर्मित हथियार खरीदना भी बेहद मुश्किल था। उनसे मिलने की बात तो दूर की थी। डुशेंग दंग रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उस सुंदर युवक की ऐसी कोई विनती होगी। क्षमा कीजिए, स्वामी जी किसी भी अतिथि से नहीं मिलते हैं। अरे, क्या तुम्हें नियम पता है? मास्टर डू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम जब चाहो मिल सको। तुम खुद को समझते क्या हो? बगल में खड़े ग्राहकों ने उनका मजाक उड़ाया। ये किंगटांग ने व्यंग्य पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कमर में रखी हुई कटार निकाली और उसे डुशेंग को सौंप दिया। कृपया ये कटार मास्टर डू को दे दीजिए। मैं इंतजार करूंगा कि क्या वो इस कटार को देखने के बाद मुझसे मिलने को तैयार होंगे। सभी ग्राहक अपना सिर बाहर निकालकर उस खंजर को देखने लगे जिसे उसने बाहर निकाला था। हालांकि उन्हें केवल एक काला खंजर दिखाई दिया जिसमें कुछ भी खास नहीं था। उसको क्या हुआ है? क्या मास्टर डू एक मामूली खंजर के आधार पर उससे मिलने को तैयार होंगे? क्या उसका दिमाग खराब है? हालांकि ये किंगटांग के हाथ में कटार देखकर डुशेंग की आंखें चमक उठी। वो एक अनाथ था जिसे मास्टर डू ने गोद लिया था। उसने मास्टर डू से ही लोहे का काम सीखा था और उसकी अवलोकन क्षमता दूसरों से अलग थी। डुशेंग ने एक ही नज़र में देख लिया कि ये किंगटांग के हाथ में मौजूद कटार निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। हालांकि वो यह नहीं बता सका कि कटार को बनाने में किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था। थोड़ी देर रुकिए, डुशेंग ने अचानक अपने शब्द बदल दिए। उसने कटार उठाई और लोहार खाने के भीतरी कमरे की ओर चल पड़ा। जो लोग इस मजाक को देखने के लिए तैयार थे
वे उस समय हैरान रह गए जब डू शिंग ने खंजर उठाया और भाग गया। क्या हो रहा है? कुछ ही देर में डू शिंग एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग के साथ वापस आया, जो 50 वर्ष से अधिक आयु का प्रतीत हो रहा था। जब लोहार की कार्यशाला में मौजूद सभी लोगों ने डू शिंग के पीछे बुजुर्ग को देखा तो वे सब आश्चर्यचकित रह गए। मास्टर, मास्टर डू बाहर आ गए। ये सब क्या हो रहा है? लोगों का समूह असमंजस में पड़ गया और आश्चर्य से ये किंगटांग की ओर देखने लगा। उस कटार में ऐसी क्या खास बात है? वो खंजर मास्टर डू को बाहर आने के लिए कैसे आमंत्रित कर सकता था? ये किंगटांग शांत थी। उसने स्वयं स्पिरिट क्रिस्टल से कटार गढ़ी थी। कोई भी कुशल लोहार ये देखकर समझ जाता कि कटार विशेष थी। आत्मा क्रिस्टल से हथियार बनाने की विधि मास्टर डू ने अपने पिछले जन्म में बनाई थी। इस जन्म में मास्टर डू ने अभी तक यह विधि नहीं सीखी थी। ये किंगटांग को पूरा विश्वास था कि वो कटार के साथ मास्टर डू को बाहर बुला पाएगी। गुरुजी, ये खंजर का स्वामी है, डू शिंग ने आदरपूर्वक धीरे से कहा। फिर मास्टर डू की दृष्टि ये किंगटांग पर पड़ी। उनकी अनुभवी और तीक्ष्ण दृष्टि ने असाधारण स्वभाव वाले उस युवक को परख लिया। उसी समय अच्छे कपड़े पहने एक युवक अचानक आगे बढ़ा और मास्टर डू की ओर चलने लगा। गुरु डू, मैं तियांगैंग संप्रदाय का चू यी हूँ। आज मैं अपने गुरु के नाम पर आपसे मिलने आया हूँ, युवक ने धीरे धीरे समझाया। इसके बाद मास्टर डू की नज़र चू यी पर पड़ी। जब लोहार की कार्यशाला में मौजूद बाकी लोगों ने सुना कि चू यी तियांगैंग संप्रदाय का शिष्य है, तो वे विस्मय से उसकी ओर देखने लगे। तियांगैंग संप्रदाय नवरात्रि राजवंश का एक श्रेष्ठ संप्रदाय था। इसकी क्षमता की तुलना फॉलिंग स्काई वैली से की जा सकती थी। तियांगैंग संप्रदाय में प्रवेश पाने वाले लोग अत्यंत प्रतिभाशाली होते थे। मेरे गुरु ने पहले एक पत्र भेजा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि गुरु दाओ को वो पत्र मिला है या नहीं? चू ही ने मुस्कुराते हुए पूछा। मास्टर डू ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। तियांगैंग संप्रदाय के शिष्य चू ही को देखकर अन्य लोगों ने मास्टर डू की प्रतिक्रिया का अलग अलग अर्थ निकाला। पहले उन्हें लगा था कि मास्टर डू को उस अज्ञात युवक के छुरे ने बुलाया है। अब ऐसा लग रहा था कि वे कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। जब डू शिंग मास्टर डू से ये किंगटांग का परिचय करा रहा था तो उसकी आवाज धीमी थी, इसलिए उन दोनों के अलावा किसी और ने वो आवाज नहीं सुनी। अब जब उन्होंने तियांगैंग संप्रदाय के शिष्य चू यी को आगे बढ़ते देखा तो उन सभी ने मास्टर डू को आमंत्रित करने का श्रेय चू यी को दिया। चू यी भी यही सोचता था। आज मास्टर डू से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे गुरु चाहते हैं कि आप उन्हें तलवार बनाने में मदद करें। मेरे गुरु ने कहा है कि यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो वे आपको कुछ 100 किलोग्राम काला सोना उल्कापिंड से बना लोहा भेंट करेंगे, चू यी ने आदरपूर्वक कहा। चू यी के शब्द समाप्त होते ही लोहार की कार्यशाला में चारों ओर हैरानी भरी आवाजें सुनाई दी। उल्कापिंड से प्राप्त काला सोना कितना कीमती था। सामान्य लोहार की कार्यशालाओं में काले सोने के उल्कापिंड के लोहे से निर्मित कोई भी हथियार ढूंढना लगभग असंभव था। कुछ किलोग्राम काले सोने के उल्कापिंड लोहे का मूल्य पैसों से नहीं आंका जा सकता था। केवल तियांगैंग संप्रदाय जैसे श्रेष्ठ संप्रदाय ही एक बार में कुछ किलोग्राम काले सोने के उल्कापिंड लोहे की पेशकश कर सकते थे। सबकी आंखों में खुशी झलक रही थी। अगर उन्हें काले सोने के उल्कापिंड के लोहे से बना हथियार मिल जाए तो वे कितने भाग्यशाली होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर डू स्वयं आए। तियांगैंग संप्रदाय द्वारा प्रस्तावित कीमत बहुत लुभावनी थी। काला सोना उल्कापिंड लोहा। मास्टर डू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाँ, चू यी ने सिर हिलाया। मेरे पास काले सोने के उल्कापिंड से बने लोहे की कोई कमी नहीं है और मुझे आपके स्वामी के लिए कोई हथियार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाइए। स्वामी डू ने अधीरता से हाथ हिलाया। उनके शब्दों से चू यी और बाकी सभी लोग चौंक गए। मास्टर डू, आपका क्या मतलब है? क्या आपने मेरे गुरु के लिए हथियार बनाने से मना कर दिया था? चू यी घबरा गया क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा जवाब मिलेगा। मैंने कब इस बात पर सहमति दी? मास्टर डू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। आपको मेरे गुरु का पत्र मिला और उस पत्र में मेरे गुरु का इरादा भी स्पष्ट किया गया है। क्या आज आप स्वयं आकर मेरे गुरु के अनुरोध से सहमत नहीं हुए? चू यी ने कहा। चू यी दंग रह गया। पत्र में उसके गुरु का अनुरोध स्पष्ट रूप से लिखा था और यह भी बताया गया था कि वह इस समय यहाँ उपस्थित रहेंगे। उसने सोचा कि गुरु दू ने स्वयं आकर सहमति दे दी होगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि गुरु दू उसका अनुरोध अस्वीकार कर देंगे। मास्टर डू ने भौहें चढ़ाकर चू यी की ओर देखा। यहाँ आने का तुम्हारे गुरु से क्या लेना देना है? किसने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु की वजह से बाहर आया हूँ?
यी ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और काफी देर तक कुछ भी नहीं बोल पाया। मास्टर डू के अब बाहर आने का कारण उनके गुरु का पत्र नहीं था। चू यी के अलावा लोहार की कार्यशाला में मौजूद अन्य सभी लोग मास्टर डू के बदलते मिजाज से हैरान थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मास्टर डू का चू यी से और बात करने का धैर्य समाप्त हो गया था। वो उसके पास से गुजरे और ये किंगटांग के सामने पहुंच गए। युवक, तुम्हें ये कटार कहाँ से मिली? मास्टर डू ने अचानक वो कटार निकाली जो ये किंगटांग ने पहले डूशेंग को सौंपी थी। उन्होंने तीखी निगाहों से ये किंगटांग को घूरा। मास्टर डू की बातें सुनकर लोहार की कार्यशाला में मौजूद बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे सभी अविश्वास से मास्टर डू को घूर रहे थे और उनकी निगाहें फिर से उस सुंदर युवक पर टिक गई। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भूत को घूर रहे हों। क्या हो रहा है? क्या मास्टर डू सचमुच इसी आदमी की वजह से सामने आए? और तियानगैंग संप्रदाय के वरिष्ठ का पत्र नहीं, मैंने ये कटार खुद बनाई है, ये किंगटांग ने कहा और मास्टर डू की ओर देखा। मास्टर डू ने अपनी भौहें उठाईं और उनकी आंखों में संदेह झलक रहा था। मास्टर डू ने कटार की बारीकी से जांच की थी। कटार को गढ़ने की तकनीक और उस पर बनी बारीकियां दोनों ही त्रुटिहीन मानी गई। यहाँ तक कि उनके जैसा इतना सख्त व्यक्ति भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल सका। लेकिन उसके सामने खड़ा युवक ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 साल का था। भला वो लोहार कैसे हो सकता था जिसने इतना उत्तम खंजर गढ़ा था? युवक, तुमने कहा था कि यह कटार तुमने गढ़ी है। क्या तुम जानते हो कि यह कटार किस पदार्थ से बनी है? मास्टर डू ने पूछा। काला सोना उल्कापिंड लोहा, ये किंगटांग ने कहा। काला सोना उल्कापिंडीय लोहा? मास्टर डू द्वारा उपेक्षित चू यी ने ये किंगटांग की बातें सुनकर कटार की ओर देखा। उसने तियांगैंग संप्रदाय में काले सोने के उल्कापिंड लोहे से बने कई हथियार देखे थे, हालांकि वे हथियार यहाँ मौजूद कटार से भिन्न थे। चू यी ने मास्टर डू पर एक नजर डाली, जो थोड़ा भौहें चढ़ाए हुए थे। उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सीधे ये किंगटांग से कहा, छोटे भाई, मास्टर डू लोहार उद्योग के प्रतिनिधि हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ इस तरह की बकवास करना उचित नहीं है। ओह, आप मेरी बातों को बेतुका क्यों कहते हैं? ये किंगटांग ने चू यी की ओर देखा। चू यी मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने अपने स्पेस रिंग से एक काली तलवार निकाली। तलवार का रंग बिल्कुल काला था, लेकिन तलवार की सतह ठंडी चमक से भरी हुई थी। मेरे पास काले सोने के उल्कापिंड के लोहे से बनी तलवार है, छोटे भाई। हालांकि तुम्हारा खंजर काले रंग का है, लेकिन यह मेरे हाथ में मौजूद खंजर से अलग लगता है। चू यी मुस्कुराते हुए बोला। वो उस युवक के झूठ को उजागर करके मास्टर डू के सामने अच्छा प्रभाव डालना चाहता था। सबकी निगाहें चू यी के हाथों में मौजूद तलवार पर टिक गईं। ये स्पष्ट था कि जब तलवार और ये किंगटांग के खंजर को एक साथ रखा गया तो उनकी सामग्री अलग अलग प्रतीत हुई। हालांकि दोनों तलवारें काली थीं, लेकिन ये किंगटांग की कटार में कुछ अशुद्धियां मिली हुई प्रतीत हो रही थी और उसमें चू यी की तलवार जैसी चमक नहीं थी। काले सोने के उल्कापिंड से बना लोहा दुर्लभ था और आम लोगों को शायद ही कभी इसे देखने का मौका मिले। चू यी तियांगैंग संप्रदाय का शिष्य था। उसके पास काले सोने के उल्कापिंड से बने लोहे से बनी तलवार होना स्वाभाविक था। जाहिर है, कोई भी उसकी तलवार की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाएगा। हालांकि जहां तक ये किंगटांग की बात है, हालांकि वो देखने में एक सुंदर पुरुष जैसी लग रही थी, लेकिन उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो काले सोने के उल्कापिंड के लोहे से निर्मित किसी भी हथियार की मालिक हो सकती है। आज तो इस नौजवान ने हद ही कर दी। मास्टर डू के सामने ऐसी बकवास करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? काला सोना उल्कापिंड लोहा? अगर उसके पास काला सोना उल्कापिंड लोहा होता तो मेरे पास मिलेनियम उल्कापिंड लोहा होता।